नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बिज स्टॉक्स और देखते हैं बाजार का अभी मिड डे एक्शन क्या है। आज मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। जून सीरीज का पहला ही ट्रेडिंग सेशन बाजार कमजोर है। निफ्टी 66 पॉइंट्स नीचे कर रहा है काम का 24,767 के लेवल पे। बैंक निफ्टी सपाट है 55,521 के लेवल पे। और जो एक्शन है वो मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट अब जून सीरीज में कैसे प्रदर्शन कर सकता है, कौन से स्टॉक्स पे मूव आएगा, और अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स हो तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। गौरव गोयल जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत, एंड आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मार्केट्स बिल्कुल एक रेंज में फंसा फंसा सा लग रहा है, ना ऊपर जाने को तैयार है नीचे। ऐसा क्या हो गया सर? एक तो बस ये खबर थी ट्रंप प्रशासन ने जवाबी टैरिफ पर फेडरल अपील्स कोर्ट में अपील की और उनकी अपील को मंजूर कर लिया गया। फेडरल अपील्स कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राहत दे दी है। अस्थायी रूप से यूएस ट्रेड कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। जो उन्होंने टैरिफ रोकने की बात की थी यूएस ट्रेड कोर्ट ने, अभी मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही टैरिफ चार्ज कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन आज सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी रिलीफ की भी मांग कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हो? तो कानूनी प्रक्रिया थोड़ा लंबे समय तक अगर खिंच गई तो वर्ल्ड मार्केट्स पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? तो रजत, यू आर राइट। आज मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और मुझे लगता नहीं कि कोई मेजर मूवमेंट आज होने की गुंजाइश है। बट मार्केट्स आर मार्केट्स, यू नेवर नो कि क्या हो जाए। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ये पहले लोअर कोर्ट से उनको सेटबैक लगा था, फिर उन्होंने अपील करी, उनको टेम्परेरी रिलीफ मिली है। वी डोंट रियली नो विच वे द कोर्ट्स विल गो। कोर्ट्स का क्या फैसला रहेगा अंतिम, हमें नहीं मालूम है। लेकिन कोर्ट्स ने ये जरूर कहा है कि लोअर कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि ये कांग्रेस का मामला है, प्रेसिडेंट की पावर्स के अबव का मामला है, एंड कांग्रेस शुड रेटिफाई दीज टैरिफ। तो अभी हमें देखना है कि कैसे रहेगा। पर वहां पे जो यूएस में जो कोर्ट्स में जो इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें इंडिया की तरह ऐसे टाइम नहीं लगता है कि महीनों तक बात खिंच रही है या सालों तक बात खिंच रही है। वहां पे फैसले बहुत जल्दी होते हैं। तो आप शायद देखेंगे कुछ ही समय में सुप्रीम कोर्ट पे बात पहुंचे और वहां से सोल्यूशन निकल जाए एक बात का। तो वहीं से क्लैरिटी इमर्ज होगी, विच एवर वे इट हैज टू गो। फेवर में आए या नॉट फेवर में आएगा, मार्केट मेरे ख्याल से ये प्रेफर करेगा कि इस बात को लेके क्लैरिटी मिले मार्केट को। एंड आई थिंक वही ड्राइव करेगा आगे का मार्केट कैसे जाएगा। लेकिन सर एक ये अब आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है अगले हफ्ते। आज शाम को जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे भारत में, और मुद्दा ये है कि ये 5 और 6 जून को अमेरिका में के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी भारत का दौरा कर रहे हैं, और वो भी जो ट्रेड डील होनी है भारत के साथ वो भी एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। ये बैक टू बैक 3 बड़े इवेंट्स हैं, जीडीपी, यूएस ट्रेड डील और आरबीआई पॉलिसी। इसका असर मार्केट पे क्या पड़ेगा? तो आई थिंक दीज आर थ्री, ये 3 बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए आने वाले समय के लिए। और मेरे को लगता है ये तीनों जो ट्रिगर्स हैं, ये मार्केट के लिए काफी हद तक मार्केट ने इसको डाइजेस्ट किया हुआ है अपने करंट लेवल्स के ऊपर। जीडीपी फोर्थ क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 6.3% पे ग्रो करेगी। ओवरऑल 6.9% पे थर्ड क्वार्टर में, एंड ओवरऑल ईयर का परफॉर्मेंस विल बी अराउंड 6.3%। सो हमें लगता है कि Indian GDP is doing very well in comparison to the other countries in the world. तो ये जो ट्रेंड है कंटिन्यूड रहेगा। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से रहेगी आने वाले 10, 15, 20 साल में। और ये अच्छा ही रहेगा कंट्री के लिए। तो और ये काफी कुछ ये आंकड़े जो आज आने वाले हैं, अनलेस देयर इज अ नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट इन अ बिग वे, मार्केट इसे अच्छी ढंग से लेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर 6.9 से बेटर आ जाए और लेट्स से ओवरऑल साल भर का जीडीपी आंकड़ा करीब 6.5% के आ जाए, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। सेकेंड इज आरबीआई की पॉलिसी जो 6 ऑफ जून को आएगी, एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ रेट कट ओवर देयर। और ये देखिए कि इंडिया में इसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितनी भी है बिनाइन कंडीशंस है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून बहुत अच्छा रहेगा, जिससे इन्फ्लेशन काबू में रहेगा, और उसकी वजह से आरबीआई को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो इंटरेस्ट रेट कट कर सके वहां पे। और इंटरेस्ट रेट कट और मार्केट के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट जब लोअर ट्रैजेक्टरी पर जाता है, कटने वाले होते हैं इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट के लिए यूजुअली पॉजिटिव होता है।
मार्केट ने कुछ हद तक इसे डाइजेस्ट भी करा हुआ है कि 0.25% रेट कट होएगा, बट कुछ जगहों पर 0.5% की भी बात हो रही है। मेरे को लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर 0.5% का रेट कट मिल जाता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मोर इम्पोर्टेंटली गवर्नर क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि गवर्नर की कमेंट्री क्या है, वो क्या बोलते हैं, उनका इन्फ्लेशन और ग्रोथ के ऊपर क्या टारगेट्स हैं, और ये सब बातें ज्यादा मैटर करेंगी। ओवरऑल मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, मार्केट ने काफी हद तक डाइजेस्ट भी किया हुआ है। अगर आप ये देखें कि पॉजिटिव ट्रिगर्स डाइजेस्ट किए हुए हैं, तो कोई नेगेटिव बड़ा ट्रिगर भी मुझे एज सच दिखाई नहीं दे रहा है, रजत। तो ये जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये मैंने पहले भी कई बार बोला है। मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड है। छोटे मोटे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती भी हैं, वो आती रहेंगी, अच्छे बुरे फेजेस चलते रहते हैं मार्केट में, but overall from a long term perspective we are very good. Any investor who is thinking long term has a great potential to make money in Indian markets. सर पर मार्केट में जैसे थोड़ा ये अमेरिका पे जब फोकस ज्यादा जाता है ना, जैसे 2 दिन से तो एकदम से हम देख रहे थे कि ऑटोज, आईटी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो फोकस में आ रहे थे, लेकिन आज जैसे ही ये फिर से पता लगा कि ट्रम्प के टैरिफ्स तो कंटिन्यू हो रहे हैं, तो आईटी भी टूट गया, ऑटो भी टूट गया, मेटल्स भी टूट गए। तो इतनी स्पीड से सेक्टर रोटेशन हो रहा है ना, अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा सेक्टर लीड करेगा। पहले तो ये जो एक्सपोजर, यूएस एक्सपोजर वाले जो सेक्टर्स हैं, ऑटोज एंड मतलब जिनका इम्पैक्ट पड़ता है डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज से, ऑटोज एंड आईटी, उन पे क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से रजत, जब तक क्लैरिटी इमर्ज नहीं होती, और ये क्लैरिटी कुछ समय में आनी चाहिए। 9th जुलाई इज अनदर इम्पोर्टेंट डेट जहाँ पे उन्होंने कह रखा है कि वो टैरिफ भी, हायर टैरिफ भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। उस समय तक कितनी ट्रेड डील्स होती हैं, कितने कंट्रीज के साथ वो क्या कर पाते हैं, ये सब देखने वाली बात है। इन द मीन टाइम मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए एज इन्वेस्टर्स, वी शुड, हम लोग को फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक सेंट्रिक सेक्टर्स के ऊपर, एंड वहां पर बहुत, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबल ग्लोबल एरिया में ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स है कंपेयर टू जो हम इंडिया में विटनेस कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरी यही राय रहेगी कि इस समय हम जितना इंडिया सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया सेंट्रिक सेक्टर्स की तरफ ध्यान देंगे, उतना हमें पैसा बनाने की ज्यादा फायदा मिल सकता है। ऐसा करता हूँ, मैं चार्ट्स भी लगाता हूँ स्क्रीन पे। और सर वैसे ये टारगेट्स आप तो दोगे नहीं, आप तो फंडामेंटली एनालाइज करते हो मार्केट को, लेकिन मैं फिर से ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी खुला है तो पहले निफ्टी का चार्ट ही खुला है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया क्या? अगर आप इस सीरीज के लिए कुछ अगर झटका भी लगा तो कहां तक का देखते हो? कहीं पूरा तो नहीं रिट्रेस कर जाएंगे? पता लगा कि वो जो भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था, तो वो वाले लेवल्स दोबारा से हासिल होने का कुछ भी अगर अंदाजा है तो अभी बता दीजिए, अभी थोड़ा कॉशियस हो जाए, नहीं तो फिर चलते चलते हैं बाजार के साथ ही ऊपर ऊपर। तो रजत देखिए, आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, मैं बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस की तरफ ध्यान दे रखता हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है मार्केट में, एक दिन, 5 दिन, महीना भर, इवन 1 ईयर, ये सब जो है ना, ये मेरे ख्याल से टेक्निकल चार्टिस्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे को लगता है कि हम एक बहुत अच्छे पीरियड में हैं, और निफ्टी में, और इवन अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में एक इंटेलिजेंट गेस भी लेना हो, तो मुझे ये लगता है कि कुछ खास बारिंग कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, या ट्रम्प एक्सक्लूसिवली इंडिया के ऊपर एक मेजर टैरिफ कुछ लगा दें, या कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस आ जाए, क्रिएट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को अगर हम छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मार्केट में। अगर हम 2 ईयर पर्सपेक्टिव के हिसाब से निफ्टी की फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल्स भी देखें, तो हम एक कंफर्टेबल लेवल पे हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे ही है, 18 के भी नीचे आ जाता है 2 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स। तो ऑल इन ऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट सीजन भी इतना खराब नहीं गया जितना एंटिसिपेटेड था। एंड विद इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, हमारा डेफिसिट्स कंट्रोल्ड है, आरबीआई जो है प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है, गवर्नमेंट भी केपेक्स काफी कर रही है, प्राइवेट केपेक्स भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, तो ग्रीन शूट्स बहुत दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी में इतना कोई खराब लेवल्स नहीं है।
और इन केस अगर निफ्टी में किसी वजह से कोई करेक्शन आता है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. देयर इज मनी टू बी मेड. राइट. आज बाजार पे जो गिरे हैं उसमें मेटल्स, ऑटो और आईटी तो है ही. बजाज ऑटो टॉप लूजर है. हिंडाल्को और श्रीराम फाइनेंस भी साथ साथ टूट गए. चढ़ा है वो है सरप्राइज इटर्नल. उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल नतीजों से पहले चढ़ गया और एल&टी भी चढ़ गया. सर बजाज ऑटो अगर आपने नतीजे देख लिए हों तो आपको कैसे लगे नतीजे बजाज ऑटो के? और स्टॉक आज गिरा हुआ है, बहुत स्ट्रांग अच्छे तरीके से चढ़ा था ना वसूली. अभी ऑटो कैसे लगते हैं और स्पेसिफिकली बजाज ऑटो पोस्ट रिजल्ट्स? तो मेरे को ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है रजत. मेरे को लगता है कि हम लोग जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर की तरह शामिल होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके. और ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल है. ट्रम्प टैरिफ्स और ये सब चीजें कुछ समय के लिए शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म लेवल से देखें तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है ऑटो एंसिलरी सेक्टर के लिए. इवन इन ऑटो सेक्टर अगर आप देखें, चाहे वो मैं टू व्हीलर की तरफ और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट फोर व्हीलर भी और टू व्हीलर तो मेरे दोनों मुझे अच्छे लगते हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया की इंट्रिंसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगातार तेजी से आने वाले समय में बढ़ती रहेंगी. और हमारा मार्केट और हमारा कंजम्पशन पैटर्न इतना स्ट्रांग है और पॉजिटिव ट्रिगर्स इतने अच्छे हैं, और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है 6.5-7% पे, नॉमिनली हम लोग 10% के आसपास, 11% के आसपास ग्रो करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में आप इस सेक्टर को ब्लूम करते हुए देखेंगे आने वाले समय में. और इस सेक्टर में जो भी स्टैब्लिश्ड अच्छी कंपनीज हैं, जो कंपनीज कैपिटलाइज कर रही है राइट ढंग से सिचुएशन को, वो इस पीरियड को अच्छे तरह से जरूर ग्रो करेंगी. जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, मेरे को बजाज ऑटो के रिजल्ट्स जो हैं, हालांकि ऑन द सरफेस इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन मेरे को लगता है कि बजाज ऑटो इज अ वेरी गुड कंपनी. हमें सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए. उनको थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स में अपना सफर करना पड़ा रिजल्ट्स में, बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस. बट ओवरऑल बजाज ऑटो इज अ गुड स्टॉक टू बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सर इसी सेक्टर से जुड़ी एक और कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक. तो इसके रिजल्ट्स भी तो आ रखे हैं. इसमें ऐसी क्या तकलीफ है ओला इलेक्ट्रिक में? ये तो समझ में आता है कि घाटा पूछ के घाटा दोगुना हो गया, 416 करोड़ से घाटा बढ़कर 870 करोड़ रुपए हो गया. आय लगभग 62% गिरी है. एबिटा घाटा जो 312 करोड़ का रिपोर्ट कर रखा था एक साल पहले, वो 695 करोड़ का हो गया. स्टॉक तो देखो आप 50 के लेवल को छू रहा है अभी. और मैनेजमेंट तो बोल रही है ना कि कुछ एक मुश्त वारंटी का खर्च आया था, उसकी वजह से रेवेन्यू पर असर पड़ता हुआ नजर आया. वर्टिकल इंटीग्रेशन पे फोकस है, कह रहे हैं बैटरी सेल बना रहे हैं तो वो गाड़ियों में लगेगा. और बहुत सर्विसेज भी तेज हो गई है. औसत टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 1.1 डेज का है, जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली कंपनी है उसमें सिर्फ टेस्ला पैसा बनाती है और बीवाईडी पैसा बनाती है, बाकी किसको बनाते देखा अभी तक? ओला इलेक्ट्रिक का होगा क्या? तो रजत, देखिए ओला इलेक्ट्रिक में हमेशा से ग्रैंड प्लान्स रहे हैं उनके. वो बातें भी हमेशा बड़ी बड़ी करते हैं. पर देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ बातें ही नहीं, ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओला इलेक्ट्रिक जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, रादर देन अपनी जो बातें करने के जरिए या कमेंट्री के जरिए, अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव करके दिखाएं. और अभी इस परफॉर्मेंस को प्रूव करने में काफी टाइम है. मुझे लगता है कि उनका जो नेटवर्क है, उस चीज को, उनकी जो ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी है, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है. अपने आप को एक टेस्ला की तरह प्रोजेक्ट करना और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत इजी है, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए, देयर आर एस्टैब्लिश प्लेयर्स. आपका टीवीएस हो गया, आपका बजाज हो गया, आपका हीरो हो गया, वो सालों से है, उन्होंने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना रखा है. आप देखिए गली नुक्कड़ पे आपको हर जगह उनकी डीलर नेटवर्क मिल जाता है, उनके सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं. तो ओला इलेक्ट्रिक हैज अ लॉन्ग वे टू गो, और इस जगह पर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है. ना सिर्फ इलेक्ट्रिक प्लेयर्स जो नए नए आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, उसके अलावा बजाज हो गया,
टीवीएस हो गया, ये सब लोग भी इलेक्ट्रिक रेंजेस में आ रहे हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ ना सिर्फ आप नए लॉन्चेस पे ध्यान रखें या जो फैंसी चीजें हैं उस पर फोकस ना करके अपना कोर को जो कोर होता है उसको स्टैब्लिश करें और उसको स्ट्रांग बनाएं। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक और कंपनी है जिस पे आपसे राय लेना चाहेंगे, वो है सुजलॉन। ये अंदाजा तो था कि ये स्टॉक बहुत पिटने के बाद एकदम से चलेगा, लेकिन चला तो क्या जबरदस्त। आज के सत्र में ही लगभग 9% से 10% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। और इसमें हुआ ये कि नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए। मुनाफा 365% ही बढ़ गया, 1182 करोड़ हो गया। एक्सेप्शनल गेन भी है 600 करोड़ रुपए, लेकिन उसको भी अगर एडजस्ट करके देखो तब भी बाजार बोल रहा है नतीजे बहुत बढ़िया। 73% आय बढ़ी हुई है, 3773 करोड़। एबिटा 88% बढ़ा हुआ है, 646 करोड़ के पार। और मार्जिन 15.74% से बढ़कर 17.13% हुए हैं। फिर ब्रोकिंग हाउसेस, वो मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं ओवरवेट, 77 का टारगेट। मोतीलाल, इन्होंने अपना टारगेट हायर साइड पे रिवाइज कर दिए हैं। बाय रेटिंग है मोतीलाल की, और वो बोल रहे हैं 83 का टारगेट सुजलॉन पे। स्टॉक ऑलरेडी चढ़ गया है, अब जिनके पास हो वो क्या करें। और क्या ये दोबारा से खरीदने वाला स्टॉक है सुजलॉन? आपका इसका भविष्य कैसा लगता है, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भविष्य, और इसमें सुजलॉन कैसे परफॉर्म कर सकता है? तो रजत, मेरे को आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। मेरे को लगता है, जैसे मैंने पहले भी ये बात बोली भी है, कि इंडिया एक पावर हंग्री कंट्री है। और यहाँ पे आज की डेट में एटलीस्ट आने वाले कुछ समय में भी 5-10 साल में जितना भी प्रोड्यूस होगा वो आराम से कंज्यूम हो सकता है। गवर्नमेंट के एम्बिशियस टारगेट्स है यहाँ पे, और इस एम्बिशन को मीट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस इटसेल्फ में आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना, और जितना भी इंटेंस कंपटीशन हो, अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो नेट नेट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। मेरी कुछ फेवरेट कंपनीज भी हैं यहाँ पे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। यहाँ पे प्रैक्टिकली इस सेक्टर में आप देखें अगले 2-3 साल में, हर 2-3 साल में अच्छी कंपनीज अपना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 2-3 साल में जो टारगेट्स डबल कर ले रही है, उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑलमोस्ट 2-3 साल में डबल हो रही है। तो कुछ कंपनीज हैं जो एक्सपेंसिव लगती भी हैं, लेकिन उनका सेटअप इतना अच्छा है और उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी हो रही है कि यहाँ पे ये सेक्टर अनबिलीवेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, जैसे पिछले 2-3 साल में कर भी रहा है। और इसी श्रेणी में सुजलॉन भी आता है। सुजलॉन एक रियल टर्न अराउंड स्टोरी है, और अगर आप इस को देखें, सुजलॉन आज की डेट में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है विंड एनर्जी के क्षेत्र में। और अगर आज आज भी देखें तो आपने जैसे बताया कि एबिटा 88% बढ़ गया है, इनकम 75% बढ़ गई है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 17% पे आ गया है। तो इस स्पेस में अगर आप अच्छे ढंग से अपने आप को अच्छे ढंग से परफॉर्म करें तो यहाँ पे अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स जो है इस स्पेस को नजरअंदाज ना करें। बहुत सारे कमेंटेटर्स ये बोलेंगे कि एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन आप सिर्फ एक्सपेंसिव जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स वगैरह पे ना देखें, इसके साथ इसके ग्रोथ भी अटैच करें। तो यहाँ पे ग्रोथ अगर आप इंक्लूड करके देखेंगे तो शायद प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स आपको महंगे नहीं लगे। इन एनी केस सुजलॉन में अगर आप देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 42% राइट नाउ। रिटर्न्स पर ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। आप इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 46.5 है, और प्रमोटर्स आर repeatedly they have plans for further expansion. तो मेरे को नेट नेट सुजलॉन लुक्स अट्रैक्टिव। जिनके पास ऑलरेडी इस स्टॉक में है, उन्होंने मेरे ख्याल से, अगर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उन्होंने 7-8 रुपए पे परचेज करके वो अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। और क्योंकि इस सेक्टर में और कंपनी में दोनों में काफी अच्छा पोटेंशियल है, तो मैं एग्जिस्टिंग होल्डर्स को एडवाइस करूंगा कि वो अपने लंबे समय के लिए इसे रखें, और इसमें और अच्छी रिटर्न्स आने की संभावना है। सर, पर एक इसी सेक्टर से ना, पावर सेक्टर से एक कंपनी बार बार निगलेक्ट हो रही है, वो है रिलायंस
पावर। देखिए, अब वो जो इतिहास है वो तो पीछे रह गया, लेकिन अब इसको देखें अब इन स्तरों पर, तो हमने तो इसको कंप्लीटली आउट परफॉर्म करते देखा है। अभी हाल फिलहाल में 2023 से देख रहे हैं, कंप्लीटली पावर सेक्टर को आउट परफॉर्म ही कर रहा है रिलायंस पावर। जो पहले टूट गया वो टूट गया, लेकिन अब निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग खरीदारी, तो कुछ टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है आपको फाइनेंशियल्स में, जो इसका स्टॉक प्राइस पे पड़ रहा है, ट्रेडिंग एट 60। एब्सोल्युटली रजत। सो रिलायंस पावर में हमने एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे भी देखी है। अनिल अंबानी की कंपनी थी, बहुत बड़ा इतिहास है, आपने भी पॉइंट आउट किया है। तो उसी के साथ साथ बट लास्ट 2 साल में इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि इसमें एक प्रमोटर्स के द्वारा एक कोशिश की गई है कि इनके जो डेट्स थे उसको क्लियर किया जाए। एक परफॉर्मेंस के लिए एक नए ढंग से इसमें कोशिश की गई है, और इसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो लास्ट कुछ समय में इट हैज डन वंडरफुली वेल। स्टॉक प्राइस हैज ऑलमोस्ट, अगर आप इसी साल देखें तो it has moved up from almost 30 levels to currently 56, 57 levels. आज 59 है इस समय। तो मेरे ख्याल से रिलायंस पावर इज अ गुड स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको स्क्रूटनाइज करना बहुत डीप ढंग से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतिहास ऐसा है कि इसके लिए हमें इसमें जो है अच्छे ढंग से इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। और ये मेरे हिसाब से हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसको आप ध्यान रखिए रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो मेरे ख्याल से इसमें इसमें भी आपके पैसे बन सकते हैं। राइट सर। सर, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूछना चाहते हैं अपने सवाल, तो बैक टू बैक सवाल लेंगे। उसमें पहला सवाल आया हुआ वेदांता के ऊपर। स्मार्ट टेक नाम से एक आईडी है, वो बोल रहे हैं वेदांता का क्या होगा। तो वेदांता इज अगेन अ गुड कंपनी रजत, मेरे को कंपनियां अच्छी लगती है। ये वेदांता एक्चुअली क्या है, मैं अगर आपको रजत ये बताना चाहता हूँ कि कमोडिटीज पे ओवरऑल हमारा व्यू नेगेटिव है, लेकिन उसके पीछे ग्लोबल रीजंस हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चाइना डंपिंग करेगा, लेकिन हमारा जो ये व्यू है वेदांता में, एक डीमर्जिंग प्रोसेस, डीमर्जर का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें वो अपनी मेन कंपनी को सेवरल कंपनीज में डीमर्ज कर रहे हैं। 2-3 कमोडिटीज हैं जिसपे हम लोग, ऑफ ऑल कमोडिटीज हम थोड़ा बुलिश हैं। कॉपर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया। वेदांता इन सब कंपनीज के लिए अलग 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 कंपनीज क्रिएट कर रही है। इस डीमर्जर प्रोसेस से मेरे को लगता है कि इसकी अच्छी खासी एक वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। और वेदांता जो है अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलमोस्ट 39%। तो मुझे लगता है, और फाइव अपने हाई लेवल से करीब 527 के लेवल से करेक्ट होकर अब लोअर लेवल्स पे भी आ गई है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप अमंगस्ट ऑल कमोडिटी मेटल कंपनीज वगैरह में। हमें वेदांता प्रेफर्ड स्टॉक है। सर, आप मन इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हो, 402 पर ले रखे हैं 2000 शेयर्स अभिषेक जी ने, और वो आपसे राय लेना चाहते हैं। सॉरी, मैं मान इंडस्ट्रीज को नहीं ट्रैक करता हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू आंसर मान इंडस्ट्रीज। करेक्ट। आज इस स्टॉक में मेरे ख्याल से हायर साइड पे ये और तेजी से ऊपर निकलता हुआ नजर आया। 376 मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आफ्टरनून एडिशन में लेने की कोशिश करेंगे अभिषेक जी, फिर से ये वाला स्टॉक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज टाटा मोटर्स। पंकज सैनी जी बोल रहे हैं, इसमें आपका क्या व्यू है। So Tata Motors, I am again positive on Tata Motors. Tata Motors is, हम लोग को सबको मालूम है कि टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनका ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, और ये टैरिफ के इस पूरे प्रकरण के दौरान टाटा मोटर्स प्रॉब्ली अमंगस्ट इंडियन कंपनी सबसे ज्यादा सफर किया था, क्योंकि इनका जेएलआर का एक्सपोजर रहता है। इसकी वजह से जब भी कोई ग्लोबल टैरिफ की बात होती है, उसके बाद टाटा मोटर्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ जाता है। हालांकि वी शुड नोट दैट यूएस एंड यूके ने ऑलरेडी ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से काफी हद तक इनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक दूर हुई हैं।
बट एंड एक बात और भी नोट करने वाली बात है दैट इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक ऑन वैल्यूएशन फ्रंट्स इन दी फोर व्हीलर स्पेस। तो ये चीज है जो टाटा मोटर्स को फैसिनेटिंग बनाता है, और हमें लगता है आने वाले समय में इसमें भी अच्छा मूवमेंट अपसाइड पे हो सकता है। इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल मेरे ख्याल से 9 9.5 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 28% है। कंपनी जनरेटिंग गुड कैश फ्लोज। तो ये सब चीजें सेल्स वगैरह में इनकी एक नई कार जो लॉन्च हो रही है, टाटा कर्व। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि दैट्स अ गुड एडिशन टू द पोर्टफोलियो। तो ओवरऑल एंड दे हैव ऑल दी segments covered. So whether it is or the passenger vehicle or the international segment, they have a good bouquet of bouquet of products. So ये Tata Motors overall perspective से we like it, and even at the current levels जहाँ पे ये 715-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, it has corrected massively from its all-time high of 1179. तो आप इसे रख सकते हैं लंबे समय के लिए। Not my best pick in the overall four-wheeler segment, but one of my picks. तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके रिजल्ट्स आ रखे हैं, दैट इज मैजडॉग। आर्या शॉर्ट फिल्म्स के नाम से एक आइडिया उन्होंने पूछा है ये सवाल, और मैजडॉग आज ये स्टॉक नीचे ही आ गया लगभग 6.5%। बाजार को नतीजे पसंद नहीं आया लग रहा है। आपका डिफेंस कंपनीज पे क्या आउटलुक है? मैजडॉग का मुनाफा 51% घटा है। So मेरे को डिफेंस कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। ये बात देखने वाली है कि ऑल डिफेंस स्टॉक्स इंक्लूड टर्म में कुछ उतार चढ़ाव रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे को डिफेंस स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। गवर्नमेंट का एक कोशिश है कि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, और साथ साथ यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स भी करें। आपने देखा होगा पिछले साल 25,000 करोड़ रुपए का हम गवर्नमेंट ने हम लोगों ने एज अ कंट्री हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स करा था। इस साल गवर्नमेंट का टारगेट 30,000 करोड़ का है, if I'm not wrong। तो ये जो है चेंजेस दिखा रहा है, जहाँ पे हम लोग बहुत बड़े स्तर पर हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब हम उसी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम आज ही की डेट में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। और इसमें से ऑन द नेवल साइड मैजडॉन डॉक इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज एज फार एज डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, मैजगॉन डॉक में एक भयंकर रैली हुई है पिछले कुछ समय में। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि यस, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। इसके पीछे जो मैं एक पढ़ रहा था इसके बारे में, आई थिंक देयर इज सम प्रोविजन व्हिच हैज बीन डन ऑफ सम 500 odd crores। नंबर्स शायद आपको चेक करने पड़ेंगे, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वही प्राइमरीली सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैजगॉन डॉक में इतने खराब रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं, परसीव्ड हो रहे हैं। मेरे को लग रहा था कि शायद अगर मार्केट ने ठीक से रीड नहीं करा होता, हो सकता है जिस तरह के नंबर्स दिख रहे थे 10, 15, 20% भी गिर सकता था। बट अल्टीमेटली आज की डेट में 6, 6.5% ही गिरा है। अगर बहुत ज्यादा गिरा होता तो शायद मैं सबसे कहता कि आज इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। एंड मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर आप मैं डिफेंस के ऊपर बुलिश हूँ। मैजगॉन डॉक इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन दिस सेक्टर, एंड इट्स अ गुड परचेज। रविंद्र लोहिया जी बोल रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपकी क्या राय है? और एक और स्टॉक पूछा है CDSL, स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरी। ये दो स्टॉक्स आपको कैसे लगते मेरे को दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं रजत। BSE हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने BSE में इन्वेस्ट किया है फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है 7,500 लेवल्स पे। बट हम लोगों ने मतलब इसे बहुत लंबे समय पहले कॉल दिया था, तब इसकी प्राइस वाज इन वेरी स्मॉल डिजिट्स, 100 200 के आसपास पे था। तो तब से लेके इट हैज बीन अ रिमार्केबल जर्नी इन BSE। और BSE मेरे को लगता है BSE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आने वाले समय में
यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे और इनका ग्रोथ कुड बी क्वाइट इम्प्रेसिव जैसी रही है। हालांकि देयर कुड बी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, एनएससी का वी ऑल नो कि आईपीओ कुछ समय में आ जाएगा, उसके बाद हमें देखना है कि उसका शायद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखें तो मेरे को बीएससी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आई वोंट रिकमेंड पीपल टू परचेज एट दिस प्राइस, बट बीएससी इज अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड एंड कीप फॉर लॉन्ग टर्म। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है वो रखे रखें अपना प्रॉफिट। अब उन्होंने जितना पैसा लगाया होगा शायद वो निकाल सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो प्रॉफिट बना है और शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट काफी सारा बना होगा, वो जो है इसमें डेफिनेटली उसे रख के एंड जस्ट लीव इट एज इट इज। देयर इज मनी टू बी मेड। ये जितनी भी एक्सचेंज इकोसिस्टम है रजत, मेरे को एक्सचेंज इकोसिस्टम वैसे भी बहुत पसंद है। और मेरे को लगता है यहाँ पे जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होएगा तो नेचुरल बेनिफिशियरी बीएससी, सीडीएसएल काइंड ऑफ स्टॉक्स वगैरह में, एमसीएक्स काइंड ऑफ स्टॉक्स वगैरह में हमेशा इनको डेफिनेट एडवांटेज मिलेगा। बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए आपके, सनराइज इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाला समय इनके लिए सुनहरा है। और even CDSL is a very good company, one of the better stocks to keep and own for a long period of time. तो दोनों कंपनीज के लिए मैं पॉजिटिव। सर साथी जी बोल रहे हैं सीईएससी, अभी हमने सुजलॉन पे बात की ना, तो उनका जो प्रश्न आया हुआ था वो है सीईएससी, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है? तो सीईएससी एज आई सेड, पावर सेक्टर में मेरे को कंपनीज अच्छी लगती हैं, बट मेरे को लगता है अमंगस्ट द मेनी अदर कंपनीज दैट आर अवेलेबल इन सीईएससी, आई वुड प्रोबेबली नॉट से इट्स अ बैड कंपनी, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसमें और कंपनीज हैं, बेटर कंपनीज हैं जिनको देखा जा सकता है। और एक सर थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप टाइप्स में चावल बनाने वाली कंपनी में हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी तेजी आ गई, उसमें एक स्टॉक है एलटी फूड्स, ये फिर से रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशंस कैसी हो, क्या इतना अट्रैक्टिव है जो रिकॉर्ड तौर पे पहुंच गया ऐसी मार्केट? Yeah, LT Foods is a good company. I think यहाँ पे भी काफी अच्छा पोटेंशियल है एलटी फूड्स में। बट ये हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में दे कुड बी रिकॉर्ड राइस जनरेशन, एंड इन दैट केस हो सकता है प्राइसेस थोड़े बहुत कूल हो जाए शॉर्ट टर्म में। बट एलटी फूड्स एक्सपोर्ट भी करता है, अच्छा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होता है, सो इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। There could be minor volatility इधर उधर, but I think it's a good stock to have in your portfolio. सर एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, वो अभिषेक साहू जी का है, वो Yeah. बोल रहे हैं एक पोर्टफोलियो बना रखा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एसबीआई और जियो फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? तीनों अच्छे स्टॉक्स हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इन दी, ये जो पोर्ट्स वगैरह के सेक्टर में खासकर, तो यहाँ पे इट्स अ वेरी गुड स्टॉक विद ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरी। एंड सेकंड स्टॉक आपने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is a most undervalued banking, one of the largest banks, public sector banks, but amongst the large banks in India, it is an undervalued. Under valuation wise, it is far more cheaper. तो इसे आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, वेरी गुड कंपनी, वी ऑल नो दैट। इसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर्स मेरे ख्याल से कंट्री में सबसे ज्यादा इसी के ऊपर हो गए, गवर्नमेंट का पैरेलल है प्रैक्टिकली। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ गुड स्टॉक टू कीप, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनका वैल्यूएशन लेवल्स काफी कम है, इट्स अ गुड स्टॉक टू हैव इन योर पोर्टफोलियो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। होल्ड इन बोथ द स्टॉक्स। एंड आपने थर्ड बताया था जियो फाइनेंशियल्स, इनका एक ब्लैक रॉक के साथ टाइप है, और ये जो है बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी एडेड ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, स्पेशली इन द म्यूचुअल फंड स्पेस। इनको अभी म्यूचुअल फंड का लाइसेंस भी मिला है। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर। समथिंग दैट यू कैन अगेन कीप फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद करेक्शन आ चुका है पिछले 1-2 साल में, सो गुड अट्रैक्टिव लेवल्स, काफी महंगा भी हो गया था एक समय में, और अब नीचे लेवल्स पे है, देन यू कैन हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। सो
आपकी जो दर्शक हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी राय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी, तो मेरा डिस्क्लेमर ये है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क को अच्छी तरह भली भांति समझ ले, उसी के बेसिस पे इन्वेस्ट करें। अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी से ज्यादा मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करें। जो मैंने स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है, ये हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, फैमिली के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया होगा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, और हमारे शायद इसकी वजह से बायसेस भी हों, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें बिफोर इन पे फॉलो करने से। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी राय देने के लिए। तो गौरव गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे और ऐसे ही थैंक बाजार यू के सर। एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज और प्लीज बिज स्टॉक्स का हिस्सा बन जाइए। और ऐसे ही 3:30 बजे दोबारा से एक और लाइव एडिशन में जुड़ेंगे और मार्केट का रिकैप देखेंगे, अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे। और शाम को 5 बजे जीटीपी पे सबसे बड़ी कवरेज आप बिज तक पे देखेंगे लाइव। बहुत ही आसान भाषा में आपको जीडीपी के नंबर्स जो हैं वो डिकोड करके समझाएंगे कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर, बाजार के ऊपर या फिर अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आंकड़ों का। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। फिलहाल इस शो से इतना ही। नमस्कार।